गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है विटामिन्स। विटामिन जो वर्ड है वो शुरुआत में वाइटल अमीन्स के नाम से जाना जाता था। इसलिए जाना जाता था क्योंकि जब इन पदार्थों की खोज हुई, व्हेन दी सब्सटेंसेस वर फाउंड, so they were found to be responsible or essential for very important vital functions in the body। मतलब कि जब इन पदार्थों को ढूंढा गया तो देखा गया कि ये बहुत सारे आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक कार्यों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और उस वक्त प्रोटीन्स को सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता था, और प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई है वो अमाइनो एसिड है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसे नाम दिया गया वाइटल अमीन। समय के साथ ये देखा गया कि जो संरचना है और जिस तरह के काम हैं वो प्रोटीन के और विटामिन्स के अलग अलग तरीके के होते हैं, और इसलिए इनको ये नया नाम मिल गया विटामिन या विटामिन। और इनको कुछ आधारों पे बांटा गया। दे वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो जो फैट में घुलते हैं, जो वसा में घुलनशील हैं या फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, वो 4 प्रकार के हैं। विटामिन ए, डी, ई एंड के। और जो पानी में घुलते हैं, जल में घुलनशील जो विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, उसमें बी कॉम्प्लेक्स में कई तरीके के सब टाइप्स हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर है विटामिन सी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि विटामिन्स जो हैं इनका शरीर खुद निर्माण नहीं कर सकता। इसके लिए या तो जो बेसिक मटेरियल है, जो इसका प्रीकर्सर है, वो डाइट से मिलना ज़रूरी है, या फिर विटामिन खुद डाइट से मिलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बॉडी में इसकी कमी हो जाती है। और हालांकि ये हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, माइक्रोग्राम या मिलीग्राम, नैनोग्राम में इनकी आवश्यकता होती है। पर अगर बॉडी में इनकी कमी हो जाए तो बहुत ही अधिक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। देयर कैन बी सिवियर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। तो जो सबसे पहला विटामिन है, जैसे हम विटामिन ए के नाम से जानते हैं, कॉमनली हम सब इसे विटामिन ए कहते हैं। ये एक पीले रंग का तेल जैसा ही दिखने वाला सब्सटेंस होता है जो कि पानी में नहीं घुलेगा। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। और ये बहुत ही आसानी से गर्मी में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी हवा के संपर्क में आते ही, एज सून एज इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर, इट विल स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स कि अगर हम विटामिन ए रिच फूड की कुकिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो डाइट से अल्टीमेटली विटामिन ए मिलेगा वो बहुत कम होगा। लेकिन जो इसका प्रीकर्सर है, बीटा कैरोटीन, वो इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता है। और इसीलिए विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने के आसार, कम से कम शहरी इलाकों में, अर्बन एरियाज़ में तो कम है, लेकिन गांवों में या जो रूरल बैकग्राउंड है, या जहां जानकारी नहीं है खाने को किस तरह से कुक करना चाहिए, कैसे काम में लेना चाहिए, वहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ी स्वास्थ्य समस्या देखने को मिलती है, विटामिन ए की कमी। तो कुकिंग करते वक्त ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर बहुत ज़्यादा देर तक पकाया जाएगा भोजन को, या खुला छोड़ दिया जाएगा किसी भी चीज़ को, तो उसमें मौजूद विटामिन ए नष्ट होता चला जाएगा। ब्लड में विटामिन ए का जो सामान्य स्तर है, जो नॉर्मल वैल्यू है, वो 18 से 60 माइक्रोग्राम, 18 to 60 माइक्रोग्राम पर डीएल। डीएल का मतलब होता है 100 ml। तो प्रति डीएल या प्रति 100 ml 18 से 60 माइक्रोग्राम विटामिन ए, या फिर उसका जो अग्रगामी है या जो उसका प्रीकर्सर है, 100 से 300 माइक्रोग्राम पर डीएल कैरोटीनॉइड होना आवश्यक है। इससे कम होने पर, 18 से कम होने पर या 100 से कम होने पर कैरोटीनॉइड आपको विटामिन ए की कमी के दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। जितना भी कुल विटामिन ए होता है हमारे शरीर में, उसका 95%, 95% हमारे यकृत में या लिवर में स्टोर्ड रहता है। और रेटिनॉल या विटामिन ए जिसे हम जिस नाम से जानते हैं, वो
केवल मांसाहारी भोजन में मिलता है, नॉन वेजिटेरियन फूड अंडे में मिलेगा, मीट में मिलेगा। लेकिन जो फल और सब्जियां हैं उनमें इसका अग्रगामी या प्रीकर्सर बीटा कैरोटीन मिलता है, जो हमारे शरीर में पहुंचने के बाद रेटिनॉल या विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम जब इसके कार्य देखते हैं, क्यों माइक्रोग्राम्स 18 से 20 माइक्रोग्राम ही चाहिए ब्लड के अंदर, लेकिन उसका काम कितना इम्पोर्टेंट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है विटामिन ए का, वो है आँखों की रोशनी के लिए या गुड विजन। और जो हम एक नाम लेते हैं रेटिनॉल, तो जब ओ एल वर्ड आता है अंत में, दैट मीन्स कि वो एक ऑर्गेनिक अल्कोहल है जिसमें भी ओ एच ग्रुप होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिनमें कार्बन की एक श्रृंखला होगी, कार्बन की चेन एक बैकबोन की तरह होगी, वो अल्कोहल कहलाते हैं। और उसका ये परिवर्तित रूप होता है रेटिनॉल, या जो कि एक एल्डिहाइड है। अब ये जो कन्वर्जन है, ये किस तरह से काम करता है। हमारी आँखों के अंदर एक रेटिना होता है, पर्दा, आँख का पर्दा भी हम जिसको कहते हैं, और उसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको रॉड्स कहा जाता है। ये प्रकाश के लिए बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील होती हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी आँखों पर पड़ती है, तो रेटिना में जो एक रोडोस्पिन, जो विजुअल पर्पल या एक पिगमेंट है, वो रेटिना के अंदर मौजूद होता है, जो इस रेटिनॉल से बनता है। वो ब्लीच हो जाता है, वो विरंजित हो जाता है और दो हिस्सों में बट जाता है, रोडो और स्पिन। और एक पूरा चक्र करते हुए, हालांकि आपको ये सारे नाम याद नहीं रखने की ज़रूरत है, फिर भी अगर आप देखेंगे कम से कम 4 अलग अलग चरणों में आने के बाद वापस से रेटिनॉल अलग हो जाता है और ऑप्सिन अलग हो जाता है। और ये जो रेटिनॉल है, कुछ तो हमें भोजन से मिलता है और कुछ यहीं पे दोनों तरफ आप देखेंगे, दो तरफ एरो बने हुए हैं। इसका मतलब ये प्रक्रिया जो है, ये दोनों तरफ चल सकती है, दोनों तरफ ये मूव करती है। तो ये जो रेटिनॉल है, ये फिर से रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है, और ये रेटिनॉल जब आवश्यकता होगी तो फिर से रेटिनॉल में बदल जाएगा। इस तरह से ये 3 चरण एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। दे कैन बी दे आर रिवर्सिबल, दे कैन बी चेंज्ड इनटू ईच अदर। और जब रेटिनॉल और ऑप्सिन जब आवश्यकता होती है, तो वापस से रोडोस्पिन में परिवर्तित हो जाता है। इसको विजुअल साइकिल कहते हैं। और ये एक पूरा चक्र है जिसमें कि रेटिनॉल से रेटिनॉल बनता है, रेटिनॉल ऑप्सिन, ऑप्सिन एक प्रोटीन है, उसके साथ जुड़ के रोडोस्पिन बनाता है, जो कि बैंगनी रंग का होता है। इसको विजुअल पर्पल भी कहते हैं। और जैसे ही आँखों पे रोशनी पड़ती है, तो ये विजुअल पर्पल जो है, ये अपना कलर खो करके दो हिस्सों में बंट जाता है, जिसमें रेटिनॉल और ऑप्सिन होते हैं। और उसके कारण आँखों को कम रोशनी में एडजस्टमेंट करने में मदद मिलती है। ये जब परिवर्तन हो रहा होता है, तो उसके कारण हमारे ब्रेन तक, आपका जो आँखों की का गोलक है या आईबॉल है, उसके पीछे एक ऑप्टिक नर्व, एक बड़ी सी तंत्रिका जा रही है जो ब्रेन तक पहुंचती है, और जो स्टिमुलस या उत्तेजक या उद्दीपन भेजती है ब्रेन को। और वहाँ से ब्रेन फिर सामंजस्य बिठाता है जितना प्रकाश आँखों के सामने है। इसीलिए जब आप कई बार देखते हैं, जब आप बहुत तेज़ रोशनी से अंदर आते हैं कमरे में जहाँ रोशनी नहीं है, तो आपको कुछ क्षण लगते हैं जब तक कि आप वापस सामान्य प्रकार से देखना शुरू न कर दें। थोड़ी देर के लिए आँखों के आगे अंधेरा छाया रहता है। और ऐसे ही जब आप बिल्कुल अंधेरे में हैं और अचानक से आप धूप में निकल जाते हैं, या रोशनी कमरे में लाइट जल जाती है, तो आपकी आँखों में एकदम से तेज़ प्रकाश पड़ता है, और उसके कारण आपको कुछ क्षण लगते हैं वापस आँखों को सामान्य स्थिति में आने में। ये जो पूरी प्रक्रिया है, वो इस चक्र के कारण हो पाती है संभव। और अगर विटामिन ए की कमी होगी, तो ये चक्र पूरा नहीं होगा, जिसके कारण
अंधेरा होने के बाद देखने में समस्या आती है और इस बीमारी को रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। उसके अलावा विटामिन ए के और भी कार्य हैं। अभी तक जो पूरी तरह से समझ पाए हैं जिन कार्यों को, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो आँखों की रोशनी से संबंधित है, लेकिन अब बहुत सारे और ऐसे कार्य देखने को मिल रहे हैं जिनमें अभी ये नहीं समझ आया है कि वास्तव में क्या प्रक्रिया होती है, पूरा प्रोसेस कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है। लेकिन जो भी शोध कार्य हो रहे हैं, जो रिसर्चेस हो रही हैं, उनसे पता लग रहा है कि विटामिन ए जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अ, उपकला ऊतक के स्वास्थ्य के लिए, तो त्वचा भी एक उपकला ऊतक है, तो उपकला ऊतक के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्या देखा गया कि विटामिन ए का जो मुख्य काम है वो है कोशिका विभेदन में मदद करना। और कोशिका विभेदन का मतलब ये है कि जो एक बेस कोशिका होती है, जैसे जब भ्रूण का निर्माण होता है तो जो एक सिंगल सेल या जो पहली कोशिका है वो बार बार विभाजित होती है, डिवाइड होती है और उसके बाद कई तरीके की विशिष्ट कोशिकाओं में, स्पेसिफिक सेल्स में परिवर्तित होती है। ये विभेदन, ये स्पेशलाइजेशन कि जो किडनी की सेल है वो किडनी की तरह काम करे, उसका काम यूरिन को फिल्टर करने का है। आँखों की कोशिकाएं जो हैं वो देखने का काम करें। ब्रेन की सेल्स जो हैं वो सोचने का काम करें, या जो भी ब्रेन के फंक्शंस हैं पूरी बॉडी पे कंट्रोल करना, तो उनके लिए जो भी उसका स्ट्रक्चर, जो संरचना होनी चाहिए और जिस तरीके की उसकी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, क्रियाशीलता होनी चाहिए, उसमें हर सेल को विभेदित करने के लिए विटामिन ए आवश्यक है। तो एक तरह से आपके पूरे शरीर निर्माण के लिए ही विटामिन ए आवश्यक हो गया। और अगर इसकी कमी होती है, ख़ास तौर पे बचपन में ही अगर इसकी कमी हो जाती है, तो शरीर पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो पाएगा, जो ग्रोथ है वो अच्छे तरह से नहीं हो पाएगी। और इसके लिए जो विटामिन है, जो रेटिनॉल है, वो रेटिनाइल फॉस्फेट में परिवर्तित होता है, जो जिसका काम ग्लाइकोप्रोटीन्स के निर्माण में सहायता करना है। और इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से जो मुख्य जो लक्षण आते हैं वो है भूख नहीं लगना, विकास का रुक जाना, ग्रोथ का धीरे हो जाना, और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जबकि उनकी जो मोटाई है वो सामान्य से थोड़ी ज़्यादा होती है इस केस में, लेकिन फिर भी उनमें कमज़ोरी आ जाती है, वीकनेस होती है। और अगर रक्त के अंदर जो विटामिन का स्तर है, रेटिनॉल का, अगर वो 20 माइक्रोग्राम पर डीएल से कम आ रहा है, तो देखा गया है कि बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं प्रेगनेंसी आउटकम में, प्रसव के दौरान, स्टिल बर्थ, मृत बच्चे का पैदा होना, अनीमिया होना और इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं अगर विटामिन ए का स्तर रक्त में अच्छा नहीं है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया गया एक अ, वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, जो कि रतौंधी से शुरू होता है और आँख के पूरी तरह ख़त्म होने पर जाकर रुकता है। तो ये चरण है इस समस्या के, जिसको हम कॉमन में नाइट ब्लाइंडनेस कह के छोड़ देते हैं, मगर वो इसकी पहली स्थिति है। और अगर यहाँ पे इसको संभाल लिया जाए तो आगे की स्थितियों से बचाव किया जा सकता है। ये इसके साइंटिफिक नेम है, जो कि पूरे विश्व भर में ये इस तरह से पहचाने जाते हैं कि अगर हम कह रहे हैं XN, मतलब पहला चरण है, नाइट ब्लाइंडनेस है, अंधेरा होने के बाद देखने में दिक्कत आएगी। X1A कंजक्टाइवा, मैं भी आगे आपको आँख का डायग्राम भी दिखाऊंगी। तो जो कंजक्टाइवा है उसमें रूखापन आने लगता है, ड्राइनेस होने लगती है, थोड़े बहुत ऐसे निशान से भी उभरने लगेंगे। जब ये थोड़े से बढ़ जाते हैं तो ये जिस वैज्ञानिक ने ढूंढा था उनके नाम के आधार पे इसको कहा जाता है बिटॉट स्पॉट या बिटॉट के धब्बे। उसके बाद, अभी तो ये कंजक्टाइवा तक ही सीमित थी ये समस्या, उसके बाद ये कॉर्नियल या कॉर्निया पर भी अपना असर दिखाने लगती है और कॉर्निया में ड्राइनेस और सूखापन आने लगता है। उसके अगली स्थिति में जो कॉर्निया है उसमें अल्सर या घाव होने लगते हैं। ये घाव इस सूखेपन के कारण ही है, जो
कम से कम एक तिहाई या उससे थोड़ा कम कॉर्निया इससे प्रभावित होने लगता है, और जो ऊपरी परत है कोशिकाओं की, जो आँख के सबसे ऊपर की तरफ जो परत है, वो धीरे धीरे मृत कोशिकाओं में तब्दील होने लगती है, डेड सेल्स में बदलने लगती है। और अगली स्थिति में यह कॉर्निया को आधा या इससे ज़्यादा तक प्रभावित कर चुकी होती है। उसके बाद अगले चरण में कॉर्निया पे बड़े बड़े घाव के निशान जैसे दिखाई देते हैं, और जो अंतिम स्थिति है उसमें जीरोप्थेल्मिक फंडस, जीरो ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक मतलब आँख, जीरो मतलब शून्य, पूरी तरह से आँख नष्ट हो जाती है और वो बच्चा अंधा हो सकता है, ब्लाइंडनेस उस डेवलप हो जाती है। जब ये अल्सरेशन स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से स्थिति को दोबारा परिवर्तित करना बहुत मुश्किल है। पिटॉट स्पॉट तक आते आते भी हम इस पे थोड़ा सा अगर एक्शन लिया जाए, तुरंत बच्चे को विटामिन ए के सप्लीमेंट्स दिए जाएं और उसका ध्यान रखा जाए, तो उसकी आँख को बचाया जा सकता है। लेकिन अल्सरेशन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, घाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। ये आँख का स्ट्रक्चर है, और ये आपकी इस जानकारी के लिए इसको आपको याद रखने की आवश्यकता तो नहीं है, पर कंजक्टाइवा हम किसे कहते हैं? आपकी आँखों की जो पुतलियाँ हैं और जहाँ आपकी पलकें जुड़ती हैं, उन जगहों पे एक थोड़ा सा फूला हुआ, अगर आप अपनी आँख को कभी देखेंगे ध्यान से, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा दिखाई देता है। ये इस जोड़े रखने के काम को करता है, इन पलक को और आईबॉल को। ये एरिया कंजक्टाइवा कहलाता है। कॉर्निया है आपकी आँख की जो प्यूपिल है, जो एक काला सा छेद आप देखते हैं, उसके ऊपर एक कवर होता है जिसे कॉर्निया के नाम से जाना जाता है। और इस पे अगर अल्सर्स आने लगें, जो सफ़ेद हिस्सा आप देखते हैं अपनी आँख का, उस पे अगर अल्सर्स आने लगें, सूखापन जो आता है विटामिन ए के कारण, उससे घाव होना आसान होता है और सेल्स जो है वो डेड होने लगती है। तो इस तरह से ये धीरे धीरे पूरी आँख को प्रभावित करता चला जाएगा, और जो नाइट ब्लाइंडनेस वाली स्थिति है वो यहाँ रेटिना पीछे की तरफ है, यहाँ प्रभाव डालती है। यहाँ पे रॉड्स की कोशिकाएं हैं जिनमें रोडोस्पिन या विजुअल पर्पल बनता है, और अगर विटामिन ए नहीं होगा तो रेटिनॉल का कन्वर्जन रेटिनॉल में नहीं हो पाएगा, और उससे रोडोस्पिन या विजुअल पर्पल नहीं बनेगा, और अंधेरे में देखने में जो भी बच्चा है उसको समस्या आती है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि किस तरीके से स्थिति गंभीर होती चली जाती है। ये बिटॉट स्पॉट है, इस तरीके के घाव या निशान दिखाई देंगे। उसके बाद जब सूखने लगती है आँख बहुत ज़्यादा, उसमें पानी की कमी होने लगती है, तो ऐसे घाव जैसे पैदा होने लगते हैं। यहाँ आप देख सकेंगे कि कॉर्निया में झुर्रियाँ जैसी पड़ने लगी हैं, इतना ज़्यादा सूखापन आ गया है कि झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं, और यहाँ पे आँख पूरी तरह नष्ट होने की तरफ बढ़ चुकी है। तो इस तरह से आँख पूरी तरह खराब हो सकती है। जो एक कार्य हमने विटामिन ए का पढ़ा, सेल डिफरेंशिएशन या कोशिका विभेदन, ये उसके समझने के लिए है कि एक स्टेम सेल या एक जो बेस सेल है जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर मौजूद इन सभी कोशिकाओं में, कोशिका से बनने वाली कोशिकाएं, ये इतने प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित हो जाती हैं। From this one type of stem cell, we receive so many types of specialized cells in our body, which are responsible for conducting different kind of important functions. So if vitamin A is not available, vitamin A की कमी होगी, और ये प्रोसेस अगर प्रभावित हो जाएगा, अगर इस प्रक्रिया पे ही इफेक्ट आने लगेगा, तो फिर इन सब से संबंधित जो कार्य हैं उन सब पे इसका एडवर्स इफेक्ट दिखाई देता है। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस के जो चरण हमने पढ़े, जीरोप्थेल्मिया के चरण कहलाते हैं वो, उसके अलावा क्योंकि वो वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, तो देखा गया कि विकास अवरुद्ध हुआ, डेवलपमेंट में इम्पेयरमेंट आया,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल्स में तो उनकी जो जर्मिनल सेल्स होती हैं उसकी उपकला ऊतक, क्योंकि विटामिन ए जो है वो एपिथेलियम की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उन जर्मिनल सेल्स की जो एपिथेलियम थी उस पे दुष्प्रभाव आने की वजह से पुरुषों में बांझपन देखा गया, निसंतानता की समस्या देखी गई, और महिलाओं में देखा गया कि समय से पहले ही भ्रूण की मृत्यु हो गई और उसकी वजह से अबॉर्शन या मिसकैरेज की समस्या देखने को मिली। रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी प्रभाव आया, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, और विटामिन ए की जिनको कमी होती है वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। ये दैनिक प्रस्तावित मात्रा है नई, जो 2020 में अभी ही सितंबर में ही लागू की गई हैं। तो पहले हमें 600 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती थी विटामिन ए की, लेकिन अब इसको पुरुषों के लिए बढ़ा करके 1000 माइक्रोग्राम कर दिया गया है और महिलाओं के लिए 840 माइक्रोग्राम कर दिया गया है। गर्भावस्था में 900 माइक्रोग्राम, और धात्री अवस्था में लैक्टेशन फेज में जब बच्चा माँ के दूध पे निर्भर कर रहा है तो 950 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता विटामिन ए की है। ऐसे ही हर एज ग्रुप में, हर आयु समूह में आप देख सकते हैं कि विटामिन ए की आवश्यकता को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हमारे देश में इसकी कमी अभी बहुत ही तेज़ी से देखने को मिल रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए दैनिक प्रस्तावित मात्रा बढ़ाई गई है, जिससे आहार में इसकी मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी की खोज अडोल्फ ऑटो रेनॉल्ड विनॉस ने की थी और 1928 में, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सिफेरॉल है। एक इंटरनेशनल यूनिट्स वो इकाई हैं किसी भी विटामिन को मापने की जो दुनिया भर में समान रूप से लागू की जा सकती हैं, क्योंकि बोलने की भाषा में और नापने के तरीके हर कंट्री के अलग होते हैं। तो उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए इस तरीके के सिस्टम्स को या इस तरह की पद्धतियों को इस्तेमाल किया जाता है। 25 नैनोग्राम प्योर क्रिस्टलाइन विटामिन डी अगर हम दे रहे हैं तो वो एक इंटरनेशनल यूनिट के बराबर होता है, और ये एक सफ़ेद रंग का गंधहीन क्रिस्टल संरचना वाला पदार्थ है। वाइट ओडरलेस क्रिस्टल्स, हीट स्टेबल है, गर्मी में ख़राब नहीं होता, यानी कुकिंग में इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। स्टेबल टू एल्कलीज एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी हवा की प्रेजेंस में और क्षार एल्कलीज की प्रेजेंस में भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कुकिंग में जनरली स्टेबल रहेगा। लेकिन विटामिन डी के बहुत अच्छे आहार स्रोत बहुत ही सीमित हैं। वेरी लिमिटेड डाइटरी सोर्सेज फॉर विटामिन डी। पानी में नहीं घुलता, फैट सॉल्वेंट्स में घुल जाता है। जो मनुष्य जो हैं ह्यूमंस में, जब हम सूरज की रोशनी में खड़े होते हैं तो उसमें जो सूरज की किरणें 290 से 315 नैनोमीटर वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं, उनकी मौजूदगी में हमारी त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। अगर हम हफ्ते में 3 बार 15 मिनट के लिए सूरज की रोशनी में खड़े हों तो इतना विटामिन डी बना सकते हैं जो कम से कम 3 से 4 महीनों के लिए सफिशेंट होता है। जो आपकी आवश्यकता है विटामिन डी की वो पूरी हो जाती है। विटामिन डी के काम क्या हैं? विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को जमा करने के और कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने का काम करता है, और हड्डियों में इसके जमा होने की प्रक्रिया को, बोन फॉर्मेशन की प्रक्रिया को और हड्डियों के को मेंटेन करने में मदद करता है। अभी कुछ नई स्टडीज़ में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल सोरियासिस, जो कि एक स्किन डिजीज़ है, उसमें भी देखा गया है। और बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हैं जो ये कह रही हैं कि कैंसर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों में भी विटामिन डी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। विटामिन डी की कमी से जो सबसे मेन बीमारी बड़े लोगों में होती है उसको ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हड्डियों में, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम जमा है, ये एक साधारण स्वस्थ हड्डी है और ये ऑस्टियोमलेशिया का से प्रभावित व्यक्ति की हड्डी है। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर हो जाता है।
ऑस्टियोमलेशिया एक समय तक इस बीमारी को जो ऑस्टियोमलेशिया नाम दिया गया वो इसलिए दिया गया क्योंकि ये उन महिलाओं में होती है जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर होती हैं, जो उस आयु वर्ग में हैं जिनमें प्रजनन क्षमता बाकी है, यानी जिनके पीरियड्स अभी रेगुलर आ रहे हैं। और उन महिलाओं में देखा गया जिनमें बहुत सारे बच्चे जिनके जन्मे बहुत सारी चाइल्ड बर्थ्स हुई और उनके शरीर में दोबारा उतनी तेज़ी से कैल्शियम और फास्फोरस का जमना नहीं हो पाया, तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहा गया और यही माना जाता रहा कि ये केवल महिलाओं को होने वाली बीमारी है। लेकिन आज के समय में विटामिन डी की कमी पुरुषों में भी देखने को मिलती है और इसलिए कुछ जगहों पे आपको ये देखने को मिलेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस भी साथ में लिखा जाएगा, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस को पहले केवल कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी माना जाता था और ऑस्टियोमलेशिया उन महिलाओं में होने वाली बीमारी मानी जाती थी जिनके बहुत अधिक प्रेगनेंसीज और डिलीवरीज हुई हैं। इसके जो बेसिक सिम्टम हैं वो है स्केलेटल पेन, हड्डियों में दर्द रहेगा, मांसपेशियों में कमज़ोरी रहेगी, क्योंकि कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल्स के का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, संकुचन है और फैलाव है, उसको उसमें मदद करता है। तो वो मांसपेशियाँ भी कमज़ोर होने लगती हैं, बहुत आसानी से फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, हड्डियाँ छोटी छोटी चोट पे टूट जाएंगी और स्केलेटल डिफॉर्मिटी, इस तरीके से हड्डियों में मोड़ आने लगेंगे, उसकी जो शेप है वो खराब होने लगेंगी। तो विटामिन डी से होने वाली बीमारी का नाम अभी आपको किताबों में ऑस्टियोमलेशिया मिलेगा, लेकिन पुरुषों में भी अब ये इतना कॉमन हो गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस भी विटामिन डी की कमी की वजह से देखा जाने लगा है। अगर बच्चे में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, वृद्धि और विकास पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और आप ये देख सकते हैं इस चित्र में कि उसकी जो हाइट है वो नहीं बढ़ पा रही है, उसका सिर ज़्यादा फैला हुआ है और इसमें कभी कभी पानी भरा हुआ भी हो सकता है। जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी मुड़ने लगेगी, कुबड़ जैसा निकलने लगेगा और जो रिब्स होती हैं, जो हमारे सामने की तरफ छाती पे जो हड्डियाँ होती हैं, उसमें ऐसे दाने दाने से बन जाते हैं कि उसको रोजरी बीड्स भी कहा जाता है। जो घुटने ये कलाई है और जो कोहनी है उसमें जो जोड़ हैं वो बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे, बहुत ही एबनॉर्मल दिखाई देंगे, पेट बड़ा हुआ होगा क्योंकि लिवर पे इसका इफेक्ट होगा और जो पैरों की हड्डियां हैं वो धनुष के आकार की हो जाती हैं, बोर्ड लेग्स हो जाते हैं और सेम टखने पे जो जॉइंट्स हैं वो भी बहुत फैलाव लिए हुए होंगे। तो ये इस तरीके से उसका जो पूरा शरीर है वो डिफॉर्म हो जाएगा और इस तरह के बच्चे को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ और दर्द रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, भूख नहीं लगेगी। ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स इसलिए भी कॉमन है क्योंकि कभी भी कोई एक विटामिन की या एक मिनरल की कमी अकेले देखने को नहीं मिलती है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी एक साथ ही होती है। केवल विटामिन डी की कमी हो, केवल विटामिन ए की कमी हो, ऐसा एक्चुअल कंडीशन में नहीं हो सकता, सिर्फ लैब की कंडीशंस में होता है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है ये चीज़ कि किस तरह से विटामिन डी कैल्शियम के ऊपर प्रभाव डालता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये विटामिन डी की रासायनिक संरचना है, ये यकृत है, लिवर। यहाँ आपको आहार से विटामिन डी मिल रहा है जो फैट के साथ साथ ही जिसका अवशोषण किया जा रहा है या एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और ये सूरज की रोशनी से बनने वाला विटामिन डी ये रक्त में आएगा। यहाँ से कुछ हिस्सा तो फैट की सेल्स में चला जाएगा क्योंकि ये वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ये फैट के साथ साथ ही मूव करेगा और सर्कुलेशन में आने के बाद इसको दोबारा लिवर एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी वेस्टेज कम से कम करने की कोशिश की जाती है बॉडी के अंदर। उसके बाद जब ये यहाँ पर आ जाता है विटामिन डी तो इसके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन होता है और ये 25 हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल में बदलता है, एक और चरण पार करता है और उसके बाद ये पहुंच जाता है रक्त संचरण के या ब्लड सर्कुलेशन के जरिए किडनी में। किडनी से कुछ विटामिन डी एब्जॉर्ब होकर के जाता है जहाँ पे हड्डियों का निर्माण हो रहा है बोन मैरो में,
और यहाँ आप देखेंगे ये सबसे पहली कोशिका है हड्डियों की, फिर इसका परिवर्तन होकर और ये एक बड़ी कोशिका ऑस्टियोक्लास्ट में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित करने में, इन कोशिकाओं के सही निर्माण करने में मदद करता है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उसी किडनी से जब विटामिन डी निकला है तो ये कहाँ पे चला गया, कुछ रीअब्जॉर्ब हो गया, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब किया, यहाँ पे तो रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है हड्डियों के अंदर, और यहाँ अवशोषित किया जा रहा है छोटी आंतों की जो कोशिकाएं हैं वहाँ पे। और कुछ विटामिन डी फिर यहाँ से पैराथायरॉयड हार्मोन के से मिलकर के किडनी को प्रभावित करता है और कुछ बोन्स में चला जाता है। तो इस तरह से एक पूरा चक्र हो जाता है जिसमें विटामिन डी अलग अलग जगहों पर कैल्शियम के अवशोषण और पुनर्अवशोषण को इफेक्ट करता है। एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज इफेक्टेड बाय विटामिन डी एट डिफरेंट पॉइंट्स। और ये वैसे हम जब कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम इसे थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन किस तरीके से ये प्रक्रिया शुरू होती है। जब आपके रक्त में कैल्शियम का मात्रा बढ़ जाती है तो जो थायराइड की ग्रंथि है उसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसे कैल्सिटोनिन कहते हैं, और ये ऑस्टियोक्लास्ट, जो अभी हमने एक छोटी कोशिका यहाँ देखी थी पहले, इस जगह पे ऑस्टियोक्लास्ट के बनने की प्रक्रिया को ये रोक लेता है और किडनी से कैल्शियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम कर दिया जाता है। तो रक्त में कैल्शियम का जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे होने लगता है और नॉर्मल कैल्शियम को मेंटेन कर लिया जाता है। जिस वक्त कैल्शियम का स्तर घटने लगता है उस वक्त जो ये थायराइड ग्लैंड थी, अब यहाँ पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी और ये एक दूसरे तरीके का हार्मोन सेक्रेट करती है जो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वहाँ जो कोशिकाएं थी ऑस्टियोक्लास्ट, उनमें से कैल्शियम के रिलीज को बढ़ा देते हैं, वो कैल्शियम को छोड़ने लगती हैं और कैल्शियम को किडनी में दोबारा से अवशोषित कर लिया जाता है। इस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन से छोटी आंतों में विटामिन डी के निर्माण के साथ इसका पुनर्अवशोषण बढ़ जाता है और रक्त में कैल्शियम का जो लेवल है वो सामान्य हो जाता है। तो विटामिन डी कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन के लिए और इंटेस्टाइन्स में से आंतों में उसके अवशोषण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये विटामिन डी की आरडीएज हैं। एक समय में विटामिन डी के लिए आरडीएज प्रिस्क्राइब ही नहीं किए जाते थे क्योंकि माना जाता था कि हमारे देश में जहाँ इतनी सूरज की रोशनी है विटामिन डी की कमी होना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आज के समय में हमें विटामिन डी की कमी के जिस तरीके से फैलाव हो रहा है, जो स्प्रेड है, उसको देखते हुए विटामिन डी के भी आरडीएज अब देने पड़ रहे हैं वैज्ञानिकों को। और जो अडल्ट मेन हैं और वुमेन हैं उनको 600 इंटरनेशनल यूनिट यानी 15 माइक्रोग्राम विटामिन डी की आवश्यकता है। प्रेगनेंसी लैक्टेशन में भी इतना ही चाहिए, बच्चों को थोड़ा कम चाहिए। उसके बाद 1 साल से लेकर के और 18 साल तक की आयु के बच्चों को भी 600 इंटरनेशनल यूनिट या 15 माइक्रोग्राम जो विटामिन डी है वो प्रतिदिन चाहिए। इसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा डाइटरी सोर्सेज नहीं हैं। कुछ प्लांट सोर्सेज हैं जैसे मशरूम्स, और बहुत सारे अब कुछ नए सोर्सेज देखे जाने लगे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी किसी भी खाद्य पदार्थ में नहीं मिलता, या तो मशरूम में या दूध में मिलता है। उसके अलावा सारा विटामिन डी लेने के लिए आपको धूप पर निर्भर रहना होता है, इसलिए सनलाइट में बैठना हफ्ते में 3 बार 15-15 मिनट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमारी बोन हेल्थ आगे तक अच्छी रह सके और नए बोन्स बनना, बोन का जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो 25 साल की आयु तक चलता है, 25 ईयर्स ऑफ एज। इसमें नई बोन भी बनती रहती है। नई बोन बनने का मतलब है बोन की मोटाई बढ़ती रह सकती है, लेकिन अगर ये अभी कमज़ोर रह जाए तो 25 साल के बाद जिस व्यक्ति के खाने पीने में विटामिन डी नहीं है, जो धूप में नहीं बैठता है, उसकी बोन्स की हेल्थ तेज़ी से नीचे जाएगी और उससे बहुत ही जल्दी हड्डियों में कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगा, जो आजकल हम बहुत कॉमनली अपने आसपास देखते हैं।
तो इसका ध्यान रखते हुए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा धूप में बैठना ज़रूरी है। कम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। अगर धूप में बैठें, हल्की धूप में ख़ास तौर पे, तेज़ धूप में नहीं, तो कपड़े से हाथ और मुंह को कवर नहीं करें जिससे कि शरीर को धूप मिल सके। विटामिन ई और के के बारे में अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।